हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 देखेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने फाइबर ऑप्टिक्स कवर कर लिया है। वहाँ पे मैंने आपको समझाया था सिंगल मोड फाइबर क्या होते हैं, मल्टी मोड फाइबर क्या होते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन जो ऑप्टिकल फाइबर का है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्टोक्स थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है और कुछ सम बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, वो हम देखेंगे आगे चल के। सबसे पहले समझते हैं हम स्टोक्स थ्योरम क्या होती है। सो स्टोक्स थ्योरम इट सजेस्ट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए ओवर ए क्लोज लूप सी, ठीक है, इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ सेम वेक्टर ए ओवर द सरफेस एरिया एंक्लोज्ड बाय द लूप सी। यानी कि हम कोई भी एक सबसे पहले लूप सी कंसिडर करेंगे। ये हमारा स्क्वायर में जो है ये लूप सी है, इसके अंदर हमने सी लूप के अंदर एक जो है वेक्टर ए वेक्टर हमने कंसिडर किया है, ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर। ठीक है, अब ये जो हमने ए वेक्टर कंसिडर किया है इसका हम ले रहे होंगे लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन यदि ये हमारा क्लोज इंटीग्रल का साइन है, ये इंटीग्रल जो लिया है हमने यदि क्लोज लिया है तो यहाँ पे सर्कल बना देते हैं इंटीग्रल के ऊपर। ठीक है, ए डॉट डी एल, क्योंकि हमने लाइन इंटीग्रल लिया है तो इसलिए यहाँ पे हम ए डॉट डी एल लिखेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ एल ए डॉट डी एल इज इक्वल टू दी कर्ल ऑफ ए वेक्टर। जो हमने ए वेक्टर कंसिडर किया है लूप सी के अंदर उसका हम कर्ल ले रहे होंगे इनटू डी एस। डी एस रिप्रेजेंट फॉर दी सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सबसे पहले हम उसका कर्ल लेंगे और उस कर्ल ए वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल ले रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देख के आप समझ सकते हैं। जो हम ये है डेल्टा ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेल और या फिर डेल्टा। डेल्टा के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट करा यदि ए वेक्टर का तो वो हमारा बन रहा होगा कर्ल ऑफ ए। ठीक है, और यदि हमने डेल्टा के साथ डॉट प्रोडक्ट करा है ए वेक्टर का तो ये बन रहा होगा हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कर्ल ऑफ ए कंसिडर किया है तो यहाँ पे हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर की जगह लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए वेक्टर। यही हमने यहाँ पे लिखा है, तो डेल क्रॉस ए वेक्टर। अब जो ये डबल इंटीग्रल का साइन है, ठीक है, डबल इंटीग्रल होता है हमारा सरफेस इंटीग्रल। अब डबल इंटीग्रल को साइन को रिमूव कर सकते हैं और उसके नीचे एस लिख देंगे तो ये भी हमारा कंसिडर्ड हो रहा होगा सरफेस इंटीग्रल के लिए। ठीक है, तो ए डॉट डी एल इज इक्वल टू दी सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। ये तो था रिगार्डिंग हमारे स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होती है आप समझ गए। सबसे पहले हम ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल लेंगे और वो जो लाइन इंटीग्रल है वो हमारा किसके इक्वल हो रहा होगा, वो हमारा कर्ल ऑफ ए वेक्टर के इक्वल आ रहा होगा। और जो हमारा कर्ल ऑफ ए वेक्टर है वो हमारा जो है बेसिकली किसके इक्वल है, वो हमारा सरफेस इंटीग्रल के इक्वल है। ठीक है, ये तो था रिगार्डिंग हमारा स्टोक्स थ्योरम। अब स्टोक्स थ्योरम यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, जब भी हमको लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो या फिर उसका वाइस वर्सा लिख सकते हैं, या फिर हमको सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे हम स्टोक्स थ्योरम का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग दी स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम स्टोक्स थ्योरम का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम में आपको मेन दो पॉइंट्स का ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल लेते हैं और वो जो लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर का वो हमारा इक्वल हो रहा होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर के। और जो हमने कर्ल ऑफ ए वेक्टर लिया वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा सरफेस इंटीग्रल के इक्वल। ठीक है, कर्ल जो हमने ए वेक्टर का लिया उसका हम सरफेस इंटीग्रल कंसिडर कर रहे होंगे। और जो यूज्ड होती है स्टोक्स थ्योरम वो हमारी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए यूज्ड हो रही होती है। अब हम देख लेते हैं दैट इज द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम देखते हैं अब हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जैसे कि हम सरफेस इंटीग्रल स्टोक्स थ्योरम के अंदर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे थे, सिमिलरली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। देख लेते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है हमारी। इट स्टेट दैट दी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर ए क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू दी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ
डाइवर्जेंस ऑफ सेम वेक्टर ए ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एस। तो यहाँ पे हम वेक्टर ए लेते हैं और उसका सरफेस इंटीग्रल ले रहे होते हैं। देखिए स्टोक्स थ्योरम में क्या था, ए वेक्टर का हम लाइन इंटीग्रल ले रहे थे, यहाँ पे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर सरफेस इंटीग्रल ले रहे होंगे ए वेक्टर का। और ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रल के, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सेम वेक्टर ए, ठीक है, ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। जो वॉल्यूम देखिए यहाँ पे dv भी लिखा है, तो dv से भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। इंटीग्रल के बाद यहाँ पे हमारा dv आ रहा है, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम कंसिडर किया है। di भी बता दिया मैंने आपको क्या होता है, di भी हमको रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जेंस से, ठीक है। डाइवर्जेंस को हम डेल डॉट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये रहा, यदि हमारा डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट है, कोई भी ए वेक्टर हो, यहाँ पे हमारा वी वेक्टर हो सकता है, एस वेक्टर हो सकता है, ठीक है, तो ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा होगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर से। सिमिलरली तो डी आई वी है जहाँ पे हम, तो वहाँ पे हम डेल डॉट ए वेक्टर लिख रहे होंगे, ठीक है, डेल डॉट ए वेक्टर लिखेंगे और ये हमारा इक्वल टू आ रहा होगा इंटीग्रल ऑफ एस इंटू ए वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए वेक्टर इंटू डी वी, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने आपको बता दी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम क्यों यूज करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करते हैं जिससे कि जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है वो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा हो, और जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है वो हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा हो। तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर इंपॉर्टेंट है जो हमने ए वेक्टर कंसीडर किया उसका सरफेस इंटीग्रल लेंगे पहले, और जो सरफेस इंटीग्रल है वो हमारा इक्वल टू हो रहा होगा वॉल्यूम इंटीग्रल के ए वेक्टर के अंदर, और जो ए वेक्टर है उसका हम डाइवर्जेंस ले रहे होंगे। डाइवर्जेंस के लिए डेल डॉट ए वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा, और ये जो हमारा 3 इंटीग्रल है इसको रिमूव करके हमने बेसिकली ये भी जो हमारे 3 इंटीग्रल हैं इनको यदि हम रिमूव करके 1 इंटीग्रल लगा के नीचे वॉल्यूम लिख के ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा होगा वॉल्यूम इंटीग्रल से। ये हमारा नोटेशन है वॉल्यूम इंटीग्रल का, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल का नोटेशन मैंने आपको बता ही दिया। सरफेस इंटीग्रल का नोटेशन है डबल इंटीग्रल, और यदि इसको हमको रिमूव करके लिखना हो तो एक इंटीग्रल का साइन लगा के नीचे एस लगा के सरफेस इंटीग्रल का नोटेशन लिख सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द स्टोक्स थ्योरम एंड द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हम कुछ बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं। क्या क्या होते हैं हमारे बेसिक लॉ हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के। सबसे पहला लॉ है हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो क्या है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए आपने क्लास 12th में ये पढ़ा था, जहाँ पे हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, कोई भी हमारी यदि हमारे चार्जेस स्टैटिक पोजीशन पे हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो उसको हम डील कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और यदि हमारे कोई भी मूविंग चार्जेस, यदि हमारे चार्जेस मूविंग हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताना है, इतने इन डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप लिख सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस 3D इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि यहाँ पे हम कोई भी एक कंसिडर करते हैं, ये जैसे कि हमारा ये सरफेस है, और ये सरफेस कैसा होना चाहिए 3D सरफेस यहाँ पे होना चाहिए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, और इससे पास आउट होने वाली जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमारी हो रही होंगी, वो हमको रिप्रेजेंट करेंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नोटेशन है, इसको फाई ऑफ ई भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। फाई ऑफ ई इज इक्वल टू दी क्यू टोटल अपॉन ε0 1/ε0 टाइम्स एंड द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। क्यू टोटल है हमारा नेट चार्ज, और ये हमारा 1/ε0 है जो हम लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 3D सरफेस के अंदर, वो होता है हमारा 1/ε0 टाइम्स इंटू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब जो हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका अगेन हमारा एक और फॉर्मूला है दैट इज दी ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस हमारा इक्वल हो रहा होगा क्यू टोटल अपॉन ε0 से। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई, क्यू टोटल हो जाएगा हमारा चार्ज एनक्लोज्ड बाय दी सरफेस, और जो ई नॉट है ये हमारी हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस।
तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिमिलरली हमारा एक अगेन सेकंड लॉ है, दैट इज द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, यानी कि यहाँ पे हम एक कंसिडर करेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के अंदर एक बार मैग्नेट, और उसके अंदर से देखेंगे हमारी कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी वो साउथ पोल में जाके एंटर हो रही होंगी, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो बेसिकली ये बार मैग्नेट है मोनोपोल नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते कि सिमिलरली यहाँ पे केवल एक ही पोल ले, या तो हम नॉर्थ पोल कंसिडर कर रहे हों या फिर हम केवल साउथ पोल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हों। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि बार मैग्नेट में जो है बेसिकली मोनोपोल जो हैं वो एग्जिट नहीं करते हैं, ठीक है। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी उतनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी साउथ पोल में जाके एंटर हो रही होंगी। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, यानी कि जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल में जाके हमारी एब्जॉर्ब हो रही होंगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारा कैसा आएगा, 0 आएगा। तो फाई ऑफ बी इज इक्वल टू दी 0, फाई ऑफ बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस एंड बी डॉट डी एस इक्वल टू दी 0। अब यहाँ पे बी डॉट डी एस क्या है, बी डॉट डी एस जो है हमारा बेसिकली ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि पास थ्रू एनी क्लोज सरफेस से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हुआ वो है हमारा दैट इज दी बी डॉट डी एस। अब इसके कुछ रीजंस यहाँ पे गिवन है मैग्नेटिज्म के, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के, दैट इज दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम क्लोज कर्व, ठीक है, या फिर क्लोज लूप। यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो हमारी स्ट्रेट लाइन नेचर की नहीं आ रही होती हैं, वो हमेशा क्लोज कर्व ही फॉर्म करती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिट, जो मैग्नेटिक मोनोपोल हैं वो हमारे एग्जिट नहीं कर रहे होते, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा सम बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के। तो मैग्नेटिज्म का एक लॉ है हमारा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, और एक हमारा लॉ है दैट इज दी हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं सबसे पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। तो व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट इज चेंज्ड एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट, यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहा गया है अगर किसी सर्किट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अगर किसी सर्किट के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होता है तो वहाँ पे हमारे सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये हमको बताता है फैराडे फर्स्ट लॉ। और जो हमारा कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये हमको बताता है दैट इज द फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ को जो हम बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए जो ई है ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिंबल है, इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा इक्वल होता है माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी के, और जो फाई बी है ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि सर्किट से क्या है, लिंक है, और ई है हमारा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कहाँ से आया, ये इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू द डी फाई बी अपॉन डी टी से होता है। तो ये यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप समझ गए फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है। फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यदि हमारे किसी सर्किट के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होगा ये हमको बताएगा फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट अपना दैट इज द एम्पियर्स सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ द लाइन इंटीग्रल, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी along a closed curve C is equal to the mu naught times the net charge, the area net charge through the area bounded by the curve integral of B dot dl is equal to mu naught I। देखिए यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को कंसिडर करते हैं, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर को कंसिडर करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, और यदि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। यही हमारा बताता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर हम क्या लेते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर हम करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, वहाँ पे उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होंगे और वो जो वैल्यू आएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वो हमारी इक्वल टू में आ रही होगी म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, तो आई हमारा यहाँ पे करंट है, बी यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और डी एल जो है हमारे बेसिकली इंटीग्रल है लाइन, दैट इज दी हमारा नोटेशन है जो करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन है। वहाँ से बी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बी डॉट डी एल लिख सकते हैं और जिसकी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी म्यू नॉट टाइम्स आई। और जो हमारा म्यू नॉट है ये है हमारी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारी ई नॉट एप्सिलॉन नॉट है यानी कि ई नॉट वो थी हमारी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और जो ये म्यू नॉट है ये हमारी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं हमारा दैट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है। कंटिन्यूटी इक्वेशन बताती है हमारे कैसे हमारा चार्ज कंजर्व हो रहा होगा। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन का, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, द डाइवर्जेंस मैंने आपको बता दिया, यदि डेल्टा ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट है, डेल्टा ऑपरेटर ये रहा और इसके साथ यदि डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे दैट इज द डाइवर्जेंस से। ठीक है, और यदि हमारे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कर्ल से। ठीक है, तो डेल डॉट जे वेक्टर क्या है, जे वेक्टर है हमारी करंट डेंसिटी और ये हमारी इक्वल टू हो रही होगी दैट इज दी इक्वल टू दी माइनस ऑफ डी रो अपॉन डी टी डेल्टा टी। और यदि हम इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बननी होगी डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। और जो जे वेक्टर है यानी कि करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी इक्वल टू होती है हमारी रेशियो ऑफ दी करंट अपॉन दी एरिया। ठीक है, आई बाई ए। और जो हमारी रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और ये इक्वल टू होती है हमारी दैट इज दी क्यू अपॉन वी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो अब हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर हमारा एक एक्सप्रेशन भी आता है डिराइव करने के लिए। तो यदि एक्सप्रेशन आएगा आपको डिराइव करने के लिए तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्लोज सरफेस कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, कंसिडर्ड ए क्लोज सरफेस एस ऑफ वॉल्यूम वी एनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू एज शोन इन द फिगर। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक क्लोज सरफेस एस को कंसिडर किया है। ठीक है, जिसके अंदर चार्ज क्यू है। अब क्यू है तो यहाँ पे हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा क्योंकि जैसे कि हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो वहाँ पे हमारा करंट भी प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा। ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगी डी क्यू अपॉन डी टी। तो हम जानते हैं एज दी करंट फ्लोज देयर विल बी डिक्रीज इन चार्जेस, क्योंकि हमारे इनिशियल पोजीशन में जब करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा था तो हमारे यहाँ पे जो चार्जेस की संख्या है वो हमारी काफ़ी हाई नेचर की आ रही थी। लेकिन जब हमारा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चार्जेस डिक्रीज कर रहे होंगे क्योंकि जो है हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से आई की वैल्यू जो है हमारी माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगी। ठीक है, और आई की वैल्यू हमारी जे डॉट डी एस भी होती है, इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सरफेस एस से। ठीक है, तब हम यहाँ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं, जे डॉट डी एस इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ डेल डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी फाइनली दैट इज दी इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। तो रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हम जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की रेशो होती है हमारे इक्वल टू में रेशो ऑफ द चार्ज अपॉन वॉल्यूम के। तो यहाँ से हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे चार्ज कैसा है डी क्यू अपॉन डी वी है, यानी कि स्मॉल चेंज इन करंट है, स्मॉल चेंज इन चार्जेस हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्मॉल चेंज आएगा वो आ रहा होगा डी क्यू अपॉन डी वी से। तो इसको इंटीग्रल कर देंगे यदि हम डी क्यू को, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ रो डी वी, क्योंकि हमारा इंटीग्रल कैसा है वॉल्यूमेट्रिक है। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल आ रहा होगा। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी ये आई हमारी वैल्यू किसकी, चार्ज की। ठीक है, क्योंकि अब ये जो हमारी वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ रो डी वी वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल के अंदर, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, यानी कि जे डॉट डी एस इक्वल टू दी माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी बाहर आ जाएगा इंटू रो डी वी। देखिए ये यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस इक्वल टू दी डी अपॉन डी टी
इंटू इंटीग्रल ऑफ वी रो डी वी। तो यहाँ से हमारी जे डॉट डी एस की वैल्यू इक्वल आ रही होगी इंटीग्रल ऑफ वी माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ वी डेल रो अपॉन डेल टी। देखिए यहाँ पर डी टी था, डी अपॉन डी टी हमारा चेंज होकर के डेल रो अपॉन डेल टी बन रहा होगा। तो डेल अपॉन डेल टी बनेगा तो यहाँ से हमारा कैसा नेचर आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन से पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा इनटू डीवी। अब यहाँ से हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो सरफेस इंटीग्रल एस है ये हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ v इंटू डेल डॉट जे इंटू डी वी इक्वल टू दी माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ v डेल रो अपॉन डेल टी इंटू डी वी। तो डेल डॉट जे कहाँ से आया, जे डॉट डी एस है, तो जे डॉट डी एस हमारा ये हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा डेल डॉट जे में, क्योंकि हमारे यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा हमारा डेल डॉट जे में। तो डेल डॉट जे की हमारी फाइनल इक्वेशन आ रही होगी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल रो अपॉन डेल टी। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। और यही है हमारी दैट इज द फाइनल आवर कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग डिराइविंग एक्सप्रेशन फॉर द कंटिन्यूटी इक्वेशन। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है, ठीक है। इट स्टेट दैट द टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ ए सेम सम वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल to the rate of decrease of charge within volume assuming that charge can neither be created nor be destroyed। यानी किसी भी वॉल्यूम से यदि हमारा टोटल करंट जितना बाहर आ रहा होगा उतना हमारा चार्जेस डिक्रीज होगा, क्योंकि बिकॉज चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जितना करंट फ्लो हमारा बाहर की साइड आ रहा होगा, आई की वैल्यू हम जानते हैं, आई की वैल्यू इस डायग्राम से भी देख सकते हैं डी के अपॉन डी टी है। यानी जितना करंट फ्लो हमारा बाहर आ रहा होगा अंदर का चार्ज हमारा उतना ही डिक्रीज हो रहा होगा। यही हम रिगार्डिंग हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब हम देख लेते हैं एम्पीयर्स सर्किटल लॉ जो हमने दिया था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, उसका इनकन्सिस्टेंसी दैट इज द वाई एम्पीयर्स लॉ रिक्वायर मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन एम्पीयर्स सर्किटल लॉ देख लेते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। Idea of modification Ampere's circuital law arises in connection with capacitor with no medium between them। देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर एक कैपेसिटर को कंसिडर किया एम्पियर्स लॉ के अंदर, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर देखा हमारा बेसिकली कैपेसिटर के अंदर हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए। एक पॉइंट वो जो कि हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम से बाहर था, यानी कि हमने कंसिडर्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन कैपेसिटर चार्ज बीइंग बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, यानी हमने कंसिडर किया कैपेसिटर जो कि चार्ज हो रहा था ई से, ठीक है। तो ई से हमारा चार्ज, तो हमारा करंट फ्लो प्रोड्यूस हो रहा होगा। यहाँ पे हमारा करंट आगे जाएगा पॉइंट एक्स पे जाएगा, फिर हमारा पॉइंट वाई से करंट निकल के ईएमएफ ई पे बैटरी ऑफ ई सेल पे आ रहा होगा, ठीक है। ये तो था रिगार्डिंग हमारा कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। पॉइंट एक्स पे हमने सबसे पहले कंपास नीडल को रखा और देखा इसके अंदर डिफ्लेक्शन हमारा शो कर रहा था, यानी कि डिफ्लेक्शन शो करेगा कंपास नीडल। इसका मतलब ये है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा प्रेजेंट है पॉइंट एक्स पे। सिमिलरली हमने पॉइंट वाई पे हमने अपनी कंपास नीडल को रखा और डिफ्लेक्शन देखा, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी आ रहा था, यानी कि पॉइंट वाई पे भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जो एम्पियर्स लॉ ने बताया था वो बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो केवल तभी प्रोड्यूस होगा जब हमारा करंट प्रेजेंट होगा। तो हम जानते हैं करंट जो हमारा करंट आई है वो हमारा पॉइंट एक्स पे तो प्रेजेंट है, लेकिन ये हमारे कंडक्टर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट रहता है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर आप जानते हैं जो है हमारा करंट जो है वो हमारा नहीं आता है, आई की वैल्यू 0 हो जाती है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर हमने बेसिकली 0 वैल्यू कंसिडर आती है आई की करंट की, तो लेकिन यहाँ पे आई की वैल्यू आ रही थी। तब हम देखते हैं हमारा किस टाइप का करंट है। तो जो हमारा पॉइंट वाई पे करंट है वो अब अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे कैसा करंट आ रहा था हमारा, दैट इज दी डिस्प्लेसमेंट करंट था, ठीक है। तो पॉइंट वाई पे कैसा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है डिस्प्लेसमेंट करंट को, ठीक है। तो ये था और उसके कारण एक नया फैक्टर जनरेट हुआ दैट इज दी डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए हमको रिक्वायरमेंट हुई
एम्पियर्स सर्किटल लॉ के मॉडिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये तो थी पूरी उसकी स्टोरी एम्पियर्स सर्किटल लॉ की, क्यों हमको रिक्वायरमेंट हुई मॉडिफिकेशन एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया पॉइंट एक्स पॉइंट वाई हमने कंसिडर किए कैपेसिटर पे। पॉइंट एक्स पे देखा हमारी जो वैल्यू आई वो आई हमारी दैट इज दी बी डॉट डी एल इंटू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये तो आप जानते हैं। पॉइंट एक्स पे हमारा आई करंट प्रेजेंट है तो म्यू नॉट टाइम्स आई आएगी। पॉइंट वाई पे जो हमारी वैल्यू आई बी डॉट डी एल की वो हमारी जीरो आई, क्योंकि करंट जो हमारा करंट है, करंट इनसाइड द कैपेसिटर वो हमारा जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू जीरो आई। बट मैक्सवेल observed that the magnetic field exists between the plate of the capacitor। जो मैक्सवेल जानते थे साइंटिस्ट वो ये था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी बेसिकली कैपेसिटर के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, जब तो हमारा डिफ्लेक्शन शो हुआ। पॉइंट वाई पे मैंने आपको बताया था, पॉइंट एक्स पे हमने सबसे पहले डिफ्लेक्शन देखा कंपास नीडल का, तो हमारा डिफ्लेक्शन शो हुआ। फिर हमने पॉइंट वाई पे देखा तो यहाँ पे भी हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। सो वी नीड ए मॉडिफिकेशन एम्पियर्स लॉ वाज फेल्ट बाय दी मैक्सवेल। तो यहाँ पे हमको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, जो एम्पियर्स लॉ दिया गया था, एम्पियर्स सर्किटल लॉ एम्पियर्स के द्वारा। ठीक है, मैक्सवेल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो मैक्सवेल ने एक नया इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द एंड मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा एक नया करंट प्रोड्यूस हुआ, नया फैक्टर प्रोड्यूस हुआ, और वो जो फैक्टर है वो है हमारा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो पॉइंट वाई पे जो हम बात कर रहे थे डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, डिफ्लेक्शन शो हो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है तो वहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो करेगा तो नया टाइप का करंट है हमारा पॉइंट वाई पे। पॉइंट एक्स पे तो हम जानते हैं ये जो हमारा कैपेसिटर है, पॉइंट एक्स पे तो हम जानते हैं कैसा करंट, कैसा नेचर है करंट का, मिनट टाइम्स आई वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली कंडक्शन करंट है। और पॉइंट वाई पे जो है हमारा कैसा करंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिजॉल्व इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, जो हमारी कंसेप्ट था डिस्प्लेसमेंट करंट का वो इंट्रोड्यूस करने के लिए किया गया टू रिजॉल्व द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पियर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, जो यहाँ पे हमारा चेंज हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये हमको प्रोड्यूस कर रहा था डिस्प्लेसमेंट करंट को, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हमारा प्रोड्यूस कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी वो हमको प्रोड्यूस कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारा नया फॉर्मूला आया डिस्प्लेसमेंट करंट का, आई डी रिप्रेजेंट फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो आई डी इज इक्वल टू दी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये है हमारा दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसका मॉडिफिकेशन देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ था हमारा बी डॉट डी एल इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ जो है हमारा मैक्सवेल ने एक नया इंट्रोड्यूस किया था फैक्टर दैट इज दी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी टू ऐड इन दी इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 1 में हम इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे, क्योंकि मैक्सवेल ने जो है हमारा बेसिकली नया फैक्टर कंसिडर करा था, और जो वो फैक्टर था वो था हमारा रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट करंट को। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे एम्पियर्स लॉ के अंदर। तो हमारी नई इक्वेशन जो बन रही होगी वो हो जाएगी हमारी दैट इज दी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी। और जो हमारी एप्सिलॉन टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी है इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं आई डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई डी। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन दी कंडक्शन करंट एंड दी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है अब हम वो समझ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट कैरिड बाय द कंडक्टर्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है और वो कैरी कर रहा है हमारा चार्जेस को कंडक्टर के अंदर, और वो कैसे चार्जेस हैं, वो हमारे फ्लोइंग नेचर के चार्जेस वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो उसको हम रेफर कर रहे होंगे एज दी कंडक्शन करंट। ठीक है,
इट एग्जिस्ट इवन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द यूनिफॉर्म रेट। ये तब भी हमारा प्रेजेंट होता है जब हमारे फ्लो हैं इलेक्ट्रॉन के वो हमारे यूनिफॉर्म रेट पे प्रेजेंट हो रहे हों। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है ये हमको प्रोड्यूस होता है चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड से, और हम जानते हैं जब हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब हमको हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर दी स्टडी कंडीशन। स्टडी कंडीशन के अंदर ही हमारे एग्जिस्ट नहीं करते। और जो हमारी आई है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी। और जो हमारी आई सी है, यानी कि आई सी मतलब कंडक्शन करंट, ये हमारी इक्वल होती है वी अपॉन आर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने समझ लिया स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सम बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद हमने देखी कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था कंटिन्यूटी इक्वेशंस का। उसके बाद हमने समझा एम्पियर्स सर्किटल लॉ, और एम्पियर्स सर्किटल लॉ के बाद हमने देखी that is the modification. Why do we require to modify our Ampere's circuital law? ठीक है, मॉडिफिकेशन हमको क्यों आया? मॉडिफिकेशन हमको इसलिए नेसेसिटी पड़ी मॉडिफाई करने की, ताकि जिससे कि हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हमारा एक नया फैक्टर वो रिप्रेजेंट हो रहा हो। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में मैक्सवेल इक्वेशन देख रहे होंगे। मैक्सवेल इक्वेशन हमारी क्या होती हैं? मैक्सवेल इक्वेशन वो हमारी डिफरेंशियल फॉर्म में और इंटीग्रल फॉर्म में दोनों के लिए ही हमारी मैक्सवेल की इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। वो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।